लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। दुनिया की तमाम डेमोक्रेसीज इन्हीं तीन पिलर्स पे टिकी हुई है। किसी भी नेशन स्टेट की जो पावर्स एंड फंक्शंस होती हैं वो इन्हीं तीन पिलर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। पावर मींस लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर एंड जुडिशियल पावर्स। और ये पावर्स एंड फंक्शंस इनको मिलते हैं संविधान से। आपने कहावत तो सुनी ही होगी कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। तो इसीलिए एक नेशन स्टेट की पावर को तीन पिलर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ताकि सारी पावर्स एक हाथ में आके मिसयूज ना हो पाए। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है जिसको हम बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। इसका बहुत सीधा सा मतलब है कि तीनों पिलर्स अपनी अपनी पावर्स को भी एक्सरसाइज करेंगे, यानी कि लेजिस्लेटिव पिलर अपनी लेजिस्लेटिव पावर्स को, एग्जीक्यूटिव पिलर अपनी एग्जीक्यूटिव पावर्स को एंड जुडिशरी अपनी जुडिशियल पावर्स को। अब सेपरेशन ऑफ पावर भी दो तरीके के होते हैं, पहला फ्लेक्सिबल सेपरेशन ऑफ पावर और दूसरा रिजिड सेपरेशन ऑफ पावर। अगर सेपरेशन ऑफ पावर स्ट्रिक्टली फॉलो हो रहा है तो हम उसे रिजिड सेपरेशन ऑफ पावर बोलेंगे, और अगर सेपरेशन ऑफ पावर स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं हो रहा है तो हम उसे फ्लेक्सिबल सेपरेशन ऑफ पावर बोलेंगे। इन दोनों में फर्क सेपरेशन ऑफ पावर की स्ट्रिक्टनेस का ही है। थोड़ा आसान शब्दों में समझाऊं तो अगर तीनों पिलर्स केवल अपनी अपनी पावर्स को ही एक्सरसाइज कर रहे हैं बिना दूसरे की पावर को एक्सरसाइज करें तो उसे हम रिजिड सेपरेशन ऑफ पावर बोलेंगे, और अगर तीनों पिलर आपस में एक दूसरे की पावर्स को भी एक्सरसाइज कर पा रहे हैं तो उसे बोलेंगे फ्लेक्सिबल सेपरेशन ऑफ पावर। एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाऊं तो यूएसए के अंदर एक इंसान एक ही टाइम में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मिनिस्टर नहीं बन सकता। या तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो सकता है या फिर वो मिनिस्टर हो सकता है, वो एक ही टाइम में दोनों पदों को ग्रहण नहीं कर सकता। लेकिन इंडिया के अंदर एक इंसान एक ही टाइम में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मिनिस्टर हो सकता है। दैट इज व्हाई यूएसए इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रिजिड सेपरेशन ऑफ पावर एंड इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फ्लेक्सिबल सेपरेशन ऑफ पावर। अब जहां सेपरेशन ऑफ पावर होता है ना, वहां पर एक कॉन्सेप्ट और निकल के आता है जिसको हम चेक्स एंड बैलेंसेस बोलते हैं। आसान शब्दों में समझाऊं तो तीनों पिलर्स ना केवल अपनी अपनी पावर्स को ही एक्सरसाइज करेंगे बल्कि एक दूसरे के ऊपर निगरानी भी रखेंगे ताकि कोई दूसरा पिलर अपनी पावर को मिसयूज ना कर पाए। एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाऊं तो अगर कोई पार्लियामेंट यानी कि लेजिस्लेटिव पिलर अगर कोई गलत कानून बनाता है तो सुप्रीम कोर्ट यानी कि जुडिशियल पिलर उस कानून को खारिज कर सकता है, और अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज अपनी पावर्स को मिसयूज करता है तो पार्लियामेंट उस जज को हटा सकता है यानी कि इम्पीच कर सकता है। यार एक मजबूत लोकतंत्र में ना इन तीन पिलर्स का इंडिपेंडेंटली वर्क करना बहुत जरूरी है, लेकिन इन तीन पिलर्स में भी सबसे इंपॉर्टेंट पिलर होता है जुडिशियल पिलर। क्योंकि जब जब दूसरे पिलर्स अपनी पावर्स का मिसयूज करते हैं तो एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी अपने नागरिकों के राइट्स की हिफाजत करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 2009 से पहले यूनाइटेड किंगडम में कोई सुप्रीम कोर्ट ही नहीं था। 2009 तक वहां की पार्लियामेंट यानी कि लेजिस्लेटिव पिलर ही वहां का सुप्रीम कोर्ट थी। मैं थोड़ा आसान शब्दों में समझाऊं तो जिस तरह हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के दो हाउसेज हैं यानी कि एक लोकसभा और एक राज्यसभा, उसी तरह यूके की पार्लियामेंट के भी दो हाउसेज हैं यानी कि हाउस ऑफ कॉमन एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ कॉमन वहां की लोकसभा की तरह है और हाउस ऑफ लॉर्ड वहां की राज्यसभा की तरह है। तो हाउस ऑफ लॉर्ड में 10 से 12 एमपीज की कमेटी होती थी और वो लोग डेजिग्नेटेड थे वहां की हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, यानी कि वो 10-12 एमपी ही वहां की सुप्रीम कोर्ट की तरह काम करते थे। याद रहे एक एमपी बिलोंग करता है लेजिस्लेटिव पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी, लेकिन यूके में लेजिस्लेटिव पिलर ही वहां की जुडिशरी संभाल रही थी। एंड दिस इज द ह्यूज वायलेशन ऑफ द रूल्स ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। और फिर जाके 2009 में मिलता है यूके को उनका पहला सुप्रीम कोर्ट। वो 2009 में सुप्रीम कोर्ट बनाने का पर्पस केवल इतना सा था कि लेजिस्लेटिव पिलर से जुडिशियल पावर्स को अलग करना। लेकिन 2009 के बाद वहां की सुप्रीम कोर्ट को एक नॉन मिनिस्टेरियल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बनाया गया, यानी कि वहां का सुप्रीम कोर्ट एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। याद रहे गवर्नमेंट बिलोंग्स टू द एग्जीक्यूटिव पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी। इट मींस जुडिशरी को लेजिस्लेटिव पिलर से अलग करके एग्जीक्यूटिव पिलर में मिला दिया गया। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने समझा कि एक मजबूत लोकतंत्र के लिए सेपरेशन ऑफ पावर कितना जरूरी है, लेकिन यूके के अंदर तो सेपरेशन ऑफ पावर के नियमों का उल्लंघन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या यूके एक मजबूत लोकतंत्र नहीं है? बिल्कुल गलत। वीड एंड डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2023 ये एक रिपोर्ट है जो कि दुनिया भर की डेमोक्रेसीज को रैंकिंग देता है और इसने यूके को 20वां सबसे मजबूत लोकतंत्र बताया था और हिंदुस्तान को 108वां। अब आप सोच रहे होंगे कि जुडिशरी जैसे इतने इंपॉर्टेंट पिलर थे, इतने कमजोर होते हुए भी वहां का लोकतंत्र दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट लोकतंत्र कैसे है? यूके के अंदर पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है, यानी कि उनके देश में उनका पार्लियामेंट ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। एंड यूके की जुडिशरी की जो पावर्स है वो काफी लिमिटेड है एज कम्पेयर टू द अदर डेमोक्रेसीज अराउंड द वर्ल्ड। यूके की जुडिशरी वहां के पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को रद्द नहीं कर सकता। आसान शब्दों में समझाता हूँ,
यूके के अंदर कोई भी एक सर्वोच्च संविधान नहीं है। जिस तरह हमारे हिंदुस्तान में एक संविधान है जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूशन से हमारा पूरा देश चलाया जाता है, इसके विपरीत यूके के अंदर कोई भी सर्वोच्च संविधान नहीं है। इसलिए यूके को अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन वाला देश कंसिडर किया जाता है। अब अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये नहीं है कि वहां पर कोई कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि वहां पर कोई एक सर्वोच्च संविधान नहीं है। अब क्योंकि वहां पर पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है तो वहां की पार्लियामेंट ही वहां का संविधान है। मतलब वहां की पार्लियामेंट समय समय पर जो जो कानून बनाती है वो कानून संविधान की तरह लागू होते हैं। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हिंदुस्तान का पार्लियामेंट कोई गलत कानून बनाता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको खारिज करता है संविधान की मदद से। लेकिन यूके के अंदर कोई संविधान ही नहीं है, इसीलिए वहां का सुप्रीम कोर्ट वहां के पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को खारिज नहीं कर सकता। तो अब आप सोच रहे होंगे कि वहां की पार्लियामेंट के पास तो एब्सोल्यूट पावर है, वो जो मन में आए वो कानून बना सकता है। जी हाँ, वो जो मन में आए वो कानून बना सकते हैं, लेकिन वहां का पार्लियामेंट कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाता जो उनके लोगों के हितों में नहीं होता। क्योंकि जो सबसे बड़ा फैक्टर काम करता है, जो कि रोकता है वहां की पार्लियामेंट को एब्सोल्यूट होने से, वो है उनका पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन का सीधा सा मतलब है कि उनकी पब्लिक अपनी सरकार से क्या चाहती है, और जब सरकार कोई कानून बनाती है तो उस पब्लिक ओपिनियन को ध्यान में रख के कानून बनाती है। वहां कोई भी कानून बनता है तो उसे बेहद ही डिबेट एंड डिस्कशंस के साथ बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि जो मन में आया बना दिया, उनको बहुत गहराई से समझा जाता है, डिस्कस किया जाता है, फिर जाके कोई कानून बनाया जाता है। और इसी वजह से जुडिशरी जैसे इतने इंपॉर्टेंट पिलर के ना होते हुए भी वहां का लोकतंत्र दुनिया के सबसे मजबूत लोकतंत्रों में से एक है। तो हम कह सकते हैं कि यूके के अंदर पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी नहीं, पब्लिक सॉवरेनिटी है। संविधान के ना होते हुए भी संवैधानिक तरीके से कैसे चला जाता है, ये हम यूके से सीख सकते हैं। अब क्या इसको हम अपने देश से कंपेयर कर सकते हैं? क्या होता अगर हमारी पार्लियामेंट के पास भी एब्सोल्यूट पावर होती, और क्या होता अगर हमारे पार्लियामेंट के सांसद ही हमारे देश का जुडिशियल सिस्टम संभाल रहे होते? आपको याद है 2020 में जब हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री रंजन गोगोई जी को रिटायरमेंट के बाद जब राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया था, तो कितना ज्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था उनको। लेकिन यूके में 2009 तक तो उनके सिटिंग एमपीज ही वहां का सुप्रीम कोर्ट थे। बिना प्रॉपर डेमोक्रेटिक पिलर के बावजूद भी एक डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया जा सकता है। आपकी इस पे क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू।